नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। साथ ही साथ इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो 1952 आंसर होता है इसका। आगे चलते हैं। राज्यसभा या उच्च सदन है कि हम इसमें भारत की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व होता है वह संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलेंगे। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। सदन में वर्तमान जो सदस्य संख्या है वह 245 है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से तथा 4 सदस्य यूटी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। क्षेत्र है कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से। बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है राज्यसभा में, तो वह उत्तर प्रदेश का है। कुल 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, 19 सीटें हैं, और फिर तमिलनाडु आता है जिसकी 18 सीटें हैं। बात करते हैं योग्यता क्या होती है राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की। तो पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो तथा संसद द्वारा विधान के माध्यम से प्रदत्त कोई अन्य यानी कि कोई अन्य विधि संसद बना देती है जो योग्यता संबंधी है तो उसको भी पालन करना होगा। आगे चलते हैं। एक चीज जान लेते हैं, जो अन्य पॉलिटिकल लेवल है उन पर क्या है, जो उम्र की जो सीमा क्या है, तो वह 21 वर्ष है पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों के लिए, विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। इससे ऊपर वाले उम्र वाले ही इन निकायों में निर्वाचित हो सकते हैं। आगे चलेंगे, जानेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। तो 83(1) में राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा गया है, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्य जो होते हैं इसके प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। किसी सदस्य का स्थान उसके त्याग पत्र या मृत्यु के कारण रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है। शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होगा, जो शेष कार्यकाल है उसी के लिए चुनाव होंगे। प्रत्येक सदस्य को 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यदि कोई सदस्य 6 साल पूर्ण नहीं कर पाता है, मृत्यु या त्यागपत्र के कारण वो पद खाली हो जाता है, वो स्थान खाली हो जाता है, तो जो नया सदस्य चुना जाएगा वह शेष कार्यकाल के लिए ही चुना जाएगा। आगे चलते हैं। सभापति उपसभापति के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। उनका नाम है जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो इनका नाम है हरिवंश श्री। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक अपना उपसभापति निर्वाचित करती है। उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जैसे सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। सभापति उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो जो सभापति है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वही सभापति को हटाने की प्रक्रिया ही कही जाती है। तो उसमें देख लेते हैं। तो हटाने के लिए राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति उसको हटाने के लिए राज्यसभा में यदि उन्हें हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए, या जो प्रस्ताव है हटाने का वह राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाए और लोकसभा में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाए, तो जो उपराष्ट्रपति है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी तरह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। इसमें लोकसभा का कोई व्यवस्था नहीं है, लोकसभा से कोई स्वीकृति की व्यवस्था नहीं, जबकि उपराष्ट्रपति में स्वीकृति लेना आवश्यक है। आगे चलेंगे।
देखते हैं संसद की लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की शक्तियों में क्या अंतर है। तो जानेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो यह 312 की शक्ति किसके पास है, अखिल भारतीय सेवा सृजन करने की शक्ति किसके पास है, तो वह राज्यसभा के पास है। आगे चलेंगे। अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 के तहत अगर कोई राज्य सूची का विषय हो जिस पर कानून बनाने की जरूरत हो और अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे तो इस स्थिति में लोकसभा इस पर कानून बना सकती है। राज्य के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है, परंतु यदि कोई राष्ट्रीय हित का विषय है तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। आगे चलते हैं, लोकसभा की शक्तियां समझ लेते हैं जो राज्यसभा से अलग हैं। धन विधेयक के मामले में शक्ति जो लोकसभा को प्राप्त है वह राज्यसभा से अलग है। राज्यसभा को शक्ति धन के विधेयक के मामले में नहीं प्राप्त है। तो एक बार जब लोकसभा सरकार या किसी अन्य धन संबंधी कानून के बजट को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल 14 दिन की देरी कर सकती है, 14 दिन अपने पास विधेयक रख सकती है, इसमें बदलाव या सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। तो धन विधेयक में ज्यादा पावर लोकसभा की, राज्यसभा की पावर बहुत ही सीमित है। ठीक है, धन विधेयक में राज्यसभा की पावर सीमित है। अच्छा, संयुक्त बैठक में निर्णय। संयुक्त बैठक 108 के तहत होता है उसमें 118 अनुच्छेद 118 के तहत यह कहा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो किसी भी समान कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है जिसको राष्ट्रपति आहूत करता है, वह जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही जान लेते हैं कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर हैं, राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं। इस कारण से जो संयुक्त बैठक होती है उसमें लोकसभा का अधिक बोलबाला होता है, अधिक प्रभाव होता है। आगे चलते हैं, मंत्री परिषद पर शक्ति। मंत्री परिषद यानी कि कार्यपालिका पर जो लगाम रखने की शक्ति है वो लोकसभा के पास ज्यादा है। यदि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा में अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में अविश्वास है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद से छोड़ना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, सीधी बात यहाँ पर यह है। एक और चीज जान लेते हैं, संविधान संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयक पर भी लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। नमस्कार।